सो हेलो स्टूडेंट्स, आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बेसिक चीजों के बारे में, क्या है कैसे है। तो सबसे पहले, एज द नेम इंडिकेट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर मींस स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देन वी शुड नो अबाउट द एटम फर्स्ट कि ये एटम क्या चीज है। तो सबसे पहले देखो, एन एटम इज ए ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल, मीन्स इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इनडिविजिबल, इसको आगे और में तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ग्रीक वर्ड है, तो यहां से आया। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेल्टन, नाम आपने सुना होगा। डेल्टन ने एक थ्योरी दी एटम के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उस थ्योरी की कुछ एक पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स क्या बोलते हैं? कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट है, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज व्हाट? एटम्स। क्या बोला? ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नेम्ड एज एटम्स। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि जो एटम है, इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल मीन्स इसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा पॉइंट ये था, दोबारा से बोल देता हूं कि एन एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसने बोला? डेल्टन भाई साहब ने बोला। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि एटम ऑफ एलिमेंट्स दे टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, कि भाई जो एटम्स है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द अल्टीमेट थिंग। अल्टीमेट थिंग यानी जो सबसे एंड में, जो सबसे लास्ट में जो चीज है वो क्या है? वो एटम है, बस। उसके अलावा और कोई चीज नहीं है। तो उन्होंने एक वर्ड ये भी बोला, और उसका एटम का एक मास होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? मास होता है, बट इट इज स्ट्रक्चरलेस। इसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। देखो, इस चैप्टर में हम एटम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, हम कुछ एक शेप्स बताएंगे कि कैसे शेप होता है, स्फेरिकल मानते हैं, ये वो है, लेकिन एक्चुअल में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है नहीं। ठीक है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक मास जरूर है, बट इट इज स्ट्रक्चरलेस। ठीक है, तो दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स होंगे वो सेम होंगे, बट अगर कोई दूसरा एलिमेंट आया तो उसके एटम्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस में जितने भी वो हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? सेम टाइप के होंगे, सेम एक जैसे होंगे। लेकिन अगर मैंने हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली हीलियम ले लिया, तो हीलियम के जो एटम्स होंगे वो अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। कार्बन ले लिया, कार्बन के डिफरेंट होंगे। नाइट्रोजन ले लिया, उसके डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि आपके मम्मी पापा क्या बच्चे हो, ठीक है, आप 1 2 या 3 4 भाई बहन कुछ भी हो सकते हो। ठीक है, ओके। अब पड़ोसी वालों के भी बच्चे, ठीक है, वो अलग हैं, आप अलग हो। तो कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसके एटम सेम होते हैं, और अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट आ गया तो उसके एटम क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। तो कुछ है कि पॉइंट्स दिए किसने? डेल्टन भाई साहब ने दिए, उसको लोग डेल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। अब उसके बाद कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे कैसे बढ़ाते हैं? कुछ 1809 में तो ये आया था, डेल्टन ने दिया था। कुछ 1859 कुछ आसपास की बात शायद ये है। एक साइंटिस्ट आया, उनका नाम था प्लकर, जूलियस प्लकर। क्या लिखा मैंने? इन 1859 के आसपास की बात है। आपको याद, ये डेट वेट याद करने की जरूरत नहीं है। क्या नाम था साइंटिस्ट का? जूलियस प्लकर। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया इन्होंने। तो इन्होंने क्या कहा? ही स्टार्टेड द स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। उन्होंने क्या कहा कि ही स्टार्टेड द स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस बट एट वेरी लो प्रेशर। प्रेशर मान लो, क्या ले, मैं प्रेशर ले लेता हूं, लगभग 10⁻⁴ एटमोस्फियर, बट एट वेरी हाई वोल्टेज। वो जो वोल्टेज था वो किस रेंज का था? वोल्टेज इज
greater than 10,000 volts. He started the study of conduction of electricity through gases at low pressure of this range, but at very high voltage of more than 10,000 volts. ओके ओके, किसमें? डिस्चार्ज ट्यूब. एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया हम लोगों ने, जैसे हम लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लेते हैं यहाँ पे. ओके, अब लेने के बाद क्या है कि यहां पर दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, एक ये इलेक्ट्रोड लगाया और एक ये इलेक्ट्रोड लगाया. ओके, ये जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिवली चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, ये नेगेटिवली चार्ज है. और ये जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं. ठीक है. ओके, अब यहां पर इन्होंने जो वोल्टेज लिया है वो कितना लिया है? वोल्टेज लिया है ग्रेटर देन 10,000 वोल्ट्स, ग्रेटर देन 10,000 वोल्ट्स. और इसके अंदर इन्होंने जो प्रेशर लिया है वो प्रेशर कितना लिया है? 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर में, बहुत ही लो प्रेशर लिया है. और क्या ले लिया इन्होंने? कुछ गैस ले ली है. ठीक है. ओके, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस इन्होंने ले ली है. ओके, एक इन्होंने वैक्यूम क्रिएट करने के लिए भी ट्यूब लगा दी है. ओके ओके, उसके बाद ये हाई वोल्टेज है वो इंप्रेस किया गया थ्रू दीज इलेक्ट्रोड्स. आफ्टर दैट a very high voltage which is greater than 10,000 volts, it was impressed between these two electrodes, means cathode and anode. Okay, what did he observe? He observed that some sort of rays are coming from negative electrode to positive electrode. Some sort of rays are coming from negative electrodes to positive electrode. अब सिंपल सी बात है, जितना वोल्टेज आप बढ़ा दोगे, जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे, उतना ही ये जो रेज है उनका जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा हो जाएगा. ठीक है. सिंस these rays are coming from negatively charged electrode which is cathode, since these rays are coming from cathode, so they were called as cathode rays. इन रेज को क्या नाम दे दिया गया? कैथोड रेज. Why cathode rays? Because they were coming from cathode. तो इसलिए उनको क्या नाम दे दिया गया? कैथोड रेज. ओके, अच्छे से ये डायग्राम समझ लीजिए. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे.जे. थॉमसन. क्या नाम था जिनका? जे.जे. थॉमसन. जे.जे. थॉमसन ने भी एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक बात बोली कि ये जो कैथोड रेज हैं, ये क्या है? जो कैथोड रेज हैं, दीज रेज आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का बीम है. ठीक है. अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स को नाम तो बाद में आया, तो उन्होंने बोला कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से आ रही हैं, तो उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. दैट्स व्हाई जे.जे. थॉमसन नेम्ड दैट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एज नेगेट्रॉन्स. जे.जे. थॉमसन ने क्या काम किया? जे.जे. थॉमसन ने इनका नाम क्या दिया? नेगेट्रॉन्स नाम दिया. अब नेगेट्रॉन से नाम समझ आ रहा है क्या? नेगेट्रॉन्स, TRONS. नेगेट्रॉन से क्या नाम समझ आ रहा है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. क्यों? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से आ रहे हैं, कैथोड से आ रहे हैं, तो इसलिए उसने नाम क्या दिया इसका? नेगेट्रॉन्स. अब इन नेगेट्रॉन्स का नाम, सिर्फ नेम, बाद में चेंज किया किसने? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था स्टोनी. STONEY. स्टोनी ने सिर्फ इन नेगेट्रॉन्स का नाम चेंज करके क्या दिया? इलेक्ट्रॉन्स. देखो, आज हम जो इलेक्ट्रॉन्स वर्ड बोलते हैं वो जो नेम है वो स्टोनी ने दिया है, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्कवरी है वो डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? जे.जे. थॉमसन को. अब कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या बोलोगे? थॉमसन. स्टोनी ने तो सिर्फ नेम दिया था,
स्टोनी ने क्या दिया था? सिर्फ नेम। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, आपके घर में भी या कभी पड़ोस में या रिलेटिव्स में देखा होगा कि घर में जब कोई बच्चा होता है, उस बच्चे का नाम अगर हमने पंडित को बुलाया, पंडित ने उस बच्चे का नाम रखा, तो उस बच्चे का जन्म का क्रेडिट पंडित को थोड़ी जाएगा, उसका क्रेडिट तो उसके मम्मी पापा को जाएगा ना। ठीक है, तो सेम वही करनी है कि इलेक्ट्रॉन्स जो नेम दिया था वो स्टोनी ने दिया था, बट डिस्कवरी किसने किया? जे थॉमसन ने किया। तो हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स? जे थॉमसन। गॉट इट? हो गया। अब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, तो अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ने से पहले, इलेक्ट्रॉन क्या है? दीज आर बीम ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज को बीम है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले कैथोड रेज की कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट बिगिनिंग है, क्लास 11 है, तो हमको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए ना कि ये कहां से आया, क्या था, कैसे था। आप इसको उतार लीजिए। अब हम इसके बारे में यानी कैथोड रेज की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैथोड रेज क्या क्या है। ठीक है, ओके, मैं मिटा रहा हूं इसको। चलो अभी क्या करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। आप नोटबुक लेके पहले समझिए, उसके बाद आप इसको लिख भी सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज नंबर 1। तो नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज लाइक ऑर्डिनरी लाइट, दे कम फ्रॉम, मान लो ये कैथोड था, अभी हमने जो डायग्राम में दिखाया, अब इस इलेक्ट्रोड से कहां से आ रहे हैं? ऐसे आ रही है। कौन से एंगल से आ रही है? राइट एंगल से आ रही है। लाइक ऑर्डिनरी लाइट, कैथोड रेज दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। उनका जो मोशन है वो क्या होता है? स्ट्रेट होता है। मींस नॉर्मल टू कैथोड। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल। वो राइट एंगल पे ट्रेवल करती है। कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन नॉर्मल टू द कैथोड, मींस राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ कैथोड। गॉट इट? अब देखो, अगर हम इनके पाथ में कोई एक ऑब्स्टेकल दे, मान लो हमने एक ऑब्स्टेकल दिया, एक कोई सॉलिड ऑब्स्टेकल दिया, तो क्या होगा? तो सॉलिड ऑब्स्टेकल रखने से क्या होगा कि इट कास्ट अ शार्प शैडो बिहाइंड द सॉलिड ऑब्स्टेकल। ठीक है, तो रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो पीछे क्या हो जाएगा? उसकी छाया बन जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शैडो। ए शार्प शैडो कास्ट करती है इफ वी प्लेस ए सॉलिड ओपेक ऑब्स्टेकल इन इट्स पाथ। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 देखो, नंबर 2 हमने क्या काम किया कि ये कैथोड रेज आ रही है। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर इनके पाथ में एक लाइट पैडल व्हील रख देते हैं, इफ वी प्लेस ए लाइट पैडल व्हील इन इट्स पाथ, देन वो व्हील है वो क्या करता है? वो रोटेट होने लगता है। मींस कैथोड रेज दे रोटेट अ लाइट पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। ओके, इससे एक चीज पता लगी, अगर इन रेज ने इस लाइट पैडल व्हील को रोटेट कर दिया, इट मींस कैथोड रेज हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। कैथोड रेज की कौन सी प्रॉपर्टीज? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। कोई आपसे बोले शो एन एग्जांपल वेयर कैथोड रेज शोज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो क्या बोलोगे कि इफ वी प्लेस ए लाइट पैडल व्हील इन देयर पाथ, देन दैट रेज they will rotate the light pedal wheel. It means cathode rays they show mechanical properties. अब mechanical properties से कहानी समझ आ गई कि जो cathode rays है, it means these rays they have momentum, means they have energy. इनमें momentum भी है और इनके अंदर energy भी है और hence they have mass. मोमेंटम है तो m भी हो गया, तो मास तो आया रहेगा। इट मींस अगर एक लाइट पैडल व्हील को ये रोटेट कर देती हैं, इट मींस दे हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इट मींस दे हैव मोमेंटम,
एनर्जी एंड इट मींस दे हैव मास आल्सो। ओके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट पे जाते हैं कि हमने काम किया कि ये कैथोड है, नेगेटिव चार्ज, ये कैथोड रेज आ रही है यहां से। ओके, अगर हम दो प्लेट्स रख देते हैं और वो प्लेट्स क्या है, चार्ज प्लेट्स है, ठीक है। चार्ज प्लेट्स यानी मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। इफ टू प्लेट्स विच आर चार्ज दे आर प्लेस्ड, देन जो कैथोड रेज है क्या है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होगा, तो नेगेटिवली चार्ज है वो किसके टुवर्ड्स मूव करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स की ओर डिफ्लेक्ट करेगा। इट मींस इफ two charged plates are placed in the path of cathode rays, then these rays are deflected towards positively charged plate। अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेट को डिफ्लेक्ट किया इसका मतलब क्या है, वो नेगेटिव चार्ज। देखो फिजिक्स में भी एक अच्छी बात है, केमिस्ट्री में भी एक सिंपल सी लाइन क्या है, लाइन है कि लाइक रिपेल्स, जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव है और इसका अनलाइक चार्ज कौन सा हुआ, पॉजिटिव हुआ। अपोजिट चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। दिस शोज दैट कैथोड रेज दे आर बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्लियर बात है। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे क्या चलते हैं कि हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दे कैन आयोनाइज गैसेस। नंबर 4, these rays can ionize gases, ठीक है। अगर हमने उस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने कुछ गैसेस डाली हैं तो ये रेज क्या करेंगी, उन गैस को क्या कर देगी, आयोनाइज कर देंगी। आयोनाइज यानी एक कैटायन बना देंगी और उनमें से किसको निकाल देगी, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगी। एक माइंड में एक चीज आती है कि अभी थोड़ी देर पहले से पहले हमने वो जो डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था, उस ट्यूब में मैंने क्या बोला था, गैसेस डालते हैं। अगर आप गैस में डालो, अगर उसके अंदर आप वैक्यूम रख दो, यानी कोई भी गैस नहीं है, तो क्या कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी, नहीं होंगी। कैथोड रेज प्रोड्यूस नहीं होंगी। इफ देयर इज नो गैस देन नो कैथोड रेज विल बी प्रोड्यूस। कैथोड रेज कब प्रोड्यूस होंगी, जब हम उसमें क्या डालेंगे, उस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस डालेंगे। क्यों, क्योंकि गैस डालेंगे तभी तो उसको आयोनाइज कर पाएगी, तभी तो वहां से वो क्या निकाल पाएगी, इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाएंगी। अगर कोई गैस डाली ही नहीं हम लोगों ने, वैक्यूम ही रखा है, तो कैथोड रेज प्रोड्यूस नहीं होने वाली है, ठीक है। तो गैस आप कुछ भी डाल सकते हो। मेनली हम लोग क्या करते हैं, इनर्ट गैस डालते हैं, जैसे हम हीलियम डाल देते हैं, हम उसके अंदर जैसे नियोन डाल देते हैं, आर्गोन डाल देते हैं, ठीक है। आपने बल्ब वगैरह देखा होगा, बल्ब के अंदर क्या होता है, नियोन भी होता है, नियोन लैंप आते हैं, जैसे आर्गोन भी होता है ना, तो मेनली वो डालते हैं। तो कैथोड रेज दे कैन आयोनाइज गैसेस। चलो उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि इनका जो E/m जो है वो कांस्टेंट होता है। E/m रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो कांस्टेंट होता है। अभी चार्ज बाय मास रेशियो क्या है, ये इसमें बाद में आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, मलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मलिकन्स भी बोलते हैं, मलिकन्स भी बोलते हैं, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसमें वो चार्ज बाय मास रेशियो कैसे आता है, क्या आता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन कैथोड रेज के लिए जो चार्ज बाय मास रेशियो है, देयर E/m रेशियो इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। उनका चार्ज बाय मास रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होता है। ये कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्या बोले, सिंपल से 3-4-5 पॉइंट थे जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। अब इनसे चीज पता लगा, these cathode rays they are beam of negatively charged particles। उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को थॉमसन ने क्या बोला था, नेगेट्रॉन्स बोला था, और स्टोनी ने उनको नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन्स दिया था। सो तो कैथोड रेज यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, जे थॉमसन को जाता है, ठीक है। कुछ एक पॉइंट्स थे, अच्छे से पढ़ लीजिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि थोड़ा इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ओके थोड़ा किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्कवरी किसने किया,
जे थॉमसन ने किया कौन से एक्सपेरिमेंट में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने किया। किसमें, इन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में उसने इसके बारे में स्टडी किया था, ठीक है। चलो अब बार बार मैं बोल चुका हूं, नेम इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, स्टोनी ने दिया था। नेगेट्रॉन किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। क्रेडिट किसको जाता है, थॉमसन को ही जाता है डिस्कवरी का। ओके, दूसरा पढ़ते हैं कि जो कैथोड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो चार्ज कितना होता है। चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻19 COU कूलम्स। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो मैंने आगे नेगेटिव लगाया। ओके, कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स में, और 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। अब ये ESU क्या है, ये भी चार्ज की यूनिट है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। ESU को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। ओके, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को यहां पे हम लोग एक नाम और देते हैं क्या, स्टैट कूलम। जैसे ये कूलम है, इसको हम लोग क्या नाम बोल सकते हैं, स्टैट, STAT, स्टैट, COULOMBS, स्टैट कूलम, ठीक है। ओके, और भी इसके यूनिट्स होते हैं, जैसे एक यूनिट होता है EMU, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। चलो वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे आगे। और ये स्टैट कूलम्स के बारे में आपका एक चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग। उस केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग डायपोल मूवमेंट पढ़ते हैं, तो डायपोल मूवमेंट जब निकालेंगे तब हम लोग ये स्टैट कूलम्स वगैरह की वहां पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, कितना, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स, और यू कैन से 4.8 इंटू 10⁻10 स्टैट कूलम्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा सर, ठीक है। क्या बोला हम लोगों ने, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया है। अब बताओ 1 मोल कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, निकालते हैं। मींस आपको दिया है इसने Na, ये 1 मोल हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻19। एक बार मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, मैं इसका नेगेटिव साइन नहीं ले रहा, ठीक है, समझ जाइएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स, ठीक है। अब ये Na कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। गॉट इट। अब देखो मैं क्या काम करता हूं, सबसे पहले मैं 10 की पावर सोल्व करता हूं। अब देखो 10 की पावर 23 है और मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 है। बेस सेम हो 10 10 एंड मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये 23 है, ये -19 है, तो 23 -19 कितना हुआ, 10 की पावर 4। तो ये आपके पास आया 10⁻4 इंटू 1.6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 9.6 आएगा। कितना आएगा, 9.6 समथिंग आएगा। ओके, और जब आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करते हो प्रॉपर्ली तो ये आता है 96,400 कुछ 71 के अप्रोक्स आता है, 96,471, जिसको हम लोग हमारी सिंपलिसिटी के लिए, ताकि कैलकुलेशन में हमको दिक्कत ना आए, हम इसको कितना मान लेते हैं, 96,500 मान लेते हैं। तो क्या है ये, कूलम्स, COULOMBS means what is the charge on 1 mole of electron, it is 96,500 coulombs। अब एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम था फैराडे। तो फैराडे भाई साहब ने क्या बोला कि जो 96,500 कूलम को मिला के हम लोग क्या बोल देंगे, 1 फैराडे। क्या बोल देंगे हम लोग, 1 फैराडे। अब आपके क्लास 12 में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा मस्त चैप्टर है।
उस चैप्टर के अंदर आपके आते हैं फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है। तब ये चीज वहां पर बहुत काम आएगी, आपके फिजिक्स में भी ये बहुत काम आता है। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होता है? इट इज 96,500 कूलम्स, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 फैराडे भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि हाँ, मास की बात करते हैं। नंबर 4, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, ठीक है, कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, नंबर 4, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो भी मोलिकल्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मैंने बोला, बाद में डिस्कस करेंगे ये कैसे है, वहां से पता लगाया गया। ये इलेक्ट्रॉन का जो मास आया, वो मास कितना आता है? वो आता है 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो कितना लाइट वेटेड है, ठीक है, कितना 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। और अगर मैं इसको किलोग्राम में लिख दूं, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 10⁻³ किलोग्राम होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब एक क्वेश्चन यहां पर आ जाए आप लोगों के लिए कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? अगर आपके पास 1 मोल है तो उसका मास निकालना है तो निकाल लेंगे। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालना है, ठीक है। 1 मोल कितना होता है? Na कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 के 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? वो आपके पास है 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। ओके, अब देखो वही कहानी, मैंने क्या बोला, सबसे पहले 10 की पावर सोल्व करते हैं हम लोग। ये 10 की पावर -28, ये 10 की पावर 23, तो टोटल कितना होगा? 10 की पावर -5। कितना हो जाएगा? 10 की पावर -5 किसमें? ग्राम में। ये 6 है, ये 9 है। अब एक बार होल नंबर ले लो, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 54 आएगा। कितना आएगा? 54। आगे 0.11 है, 0.022 है, मैं एक बार अप्रोक्सीमेटली 55 मान लेता हूं। तो ये आपके पास कितना आ गया? ये लो, अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ गया 55 इंटू 10⁻5 ग्राम। ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास होता है। चलो, अब ये ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। कितना हो जाएगा? 55 इंटू 10⁻8 किलोग्राम। इसको मिलीग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करो, पहले लिख दो 0.55। देखो पॉइंट था ही नहीं, और पॉइंट को मैं 1-2 डिजिट पहले ले गया, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लिख सकता हूं 55 को मैं लिख सकता हूं 0.55 इंटू 100 लिख सकता हूं। अब 100 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 हो रही है 10 की पावर -5, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3 ग्राम। अब हमको पता है कि 10 की पावर -3 ग्राम क्या होता है? 1 मिलीग्राम होता है। क्या होता है? 1 मिलीग्राम। तो इसकी जगह मिलीग्राम लगा दूं तो आपका ये कितना जाएगा? 0.55 mg मिलीग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो क्या बोलोगे? 0.55 मिलीग्राम अप्रोक्सीमेटली। 0.54 समथिंग होता, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 0.55 मिलीग्राम। सो 0.55 मिलीग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बेसिक सी बातें हम लोगों ने डिस्कस की है, ठीक है। हम लोगों ने चार्ज डिस्कस कर लिया, कितना? 1 इलेक्ट्रॉन पे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे मास हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये चीजें हमारे थोड़ा सा आगे काम आएंगी, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं किसके ऊपर? एनोड रे एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ओके, अभी आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या? एनोड रेज के बारे में। किसके बारे में? एनोड रेज और पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज और कैनाल रेज, कुछ भी बोल सकते हो। एनोड रेज भी बोल सकते हो, पॉजिटिव रेज भी बोल सकते हो, कैनाल रेज भी बोल सकते हो। यहां से किसका डिस्कवरी हुआ? प्रोटॉन का। ये किसके बारे में बताता है? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सो
द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज, इट वाज डन बाय गोल्डस्टीन। जो पहला एक्सपेरिमेंट जो कि पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी को जाता है, वो किसको जाता है? गोल्डस्टीन को जाता है। मैं लिख देता हूं यहां पे, किसको जाता है? गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन भाई साहब ने क्या किया? उन्होंने वही कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, एक मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब ली। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर ये मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब क्या थी? देखो पहले वही डायग्राम बनाते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले कैथोड रे वाले में बनाया था क्या? देखो ये हमने ट्यूब बनाई, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। हमने क्या किया था? हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे, ये हमने लगाया था कैथोड, ये हमने लगाया था क्या? एनोड, ठीक है। ओके, ये हमारे कैथोड है, नेगेटिव, ओके, CaTHODE, और ये क्या है? एनोड, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ओके। अब क्या काम किया था कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, कितना? मोर देन 10,000 वोल्ट्स, तो मोर देन 10,000 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, ठीक है। अंदर गैसेस ली गई, यहां पे हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस, ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर। हमने यहां पे क्या ले लिया? हाइड्रोजन गैस लिया, किस पे? बहुत ही लो प्रेशर पे हम लोगों ने लिया। अब एक काम और कर दिया, हमने क्या बोला कि गोल्डस्टीन ने क्या किया? मॉडिफाइड कैथोड ट्यूब, मींस उसने जो कैथोड था, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था, उसको परफोरेटेड बना दिया। क्या यूज किया उसने? ही यूज्ड व्हाट? परफोरेटेड कैथोड। अब माइंड में आता है कि सर ये परफोरेटेड का मीनिंग क्या होता है? परफोरेटेड का मीनिंग क्या होता है कि जिसमें स्मॉल स्मॉल होल्स हो, छोटे छोटे छेद हो, होल्स हो। तो उन्होंने क्या किया कि जो कैथोड था उसको परफोरेटेड बना दिया, उसमें स्मॉल स्मॉल होल थे, ठीक है, ओके। अब देखो क्या हुआ कि जब a potential difference which is more than 10,000 volts, it was applied through hydrogen gas at low pressure, no doubt cathode rays will be produced. cathode rays तो प्रोड्यूस होंगी, वो कैथोड से एनोड की ओर जाएंगी। बट एक चीज और पता लगी कि कुछ रेस वो एनोड से कैथोड की ओर भी आ रही है। कैथोड रेस तो प्रोड्यूस होंगी, नो डाउट, मैं वो शो नहीं कर रहा हूं। एक चीज और भी ऑब्जर्व किया कि सम सॉर्ट ऑफ रेस आर कमिंग फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड, कि एनोड से कुछ एक रेस आ रही है, ठीक है, कैथोड की ओर। इन एक्चुअल दीज रेस डू नॉट कम फ्रॉम एनोड, बट दे लुक लाइक टू कम फ्रॉम एनोड। वो एनोड से नहीं आती है एक्चुअली में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एनोड रेज है एनोड से एक्चुअल में नहीं आती है, बट लगता ऐसा है, इट लुक्स लाइक दैट दे आर कमिंग फ्रॉम एनोड, ओके। अब एनोड में आती है और इस कैथोड के जो कैनाल्स हैं, जो छोटे छोटे होल्स हैं, उनके थ्रू पास कर जाती है। तो इस कैथोड के कैनाल से पास करती हैं, तो इन रेज का नाम क्या दिया गया? कैनाल रेज। इन रेज का नाम क्या दिया? कैनाल रेज, ओके। सर पता कैसे लगा? एक्चुअली क्या हुआ कि जो कैथोड के पीछे एक हम लोग स्क्रीन लगा देते हैं, जिसको हम लोग फ्लोरेसेंट स्क्रीन बोलते हैं। जिंक सल्फाइड उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या काम करती है? एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या है कि जिस स्क्रीन पे जब कुछ पार्टिकल्स स्ट्राइक करेंगे तो फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा। तो वो जो फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है, फ्लोरेसेंस बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? फ्लोरेसेंस। तो पीछे कैथोड के पीछे एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी गई, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी गई। तो जब ये रेज इस कैथोड के कैनाल से पास करेंगी और इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन से के ऊपर क्या करेगी? टच करेंगी, बम्बार्ड करेंगी, तो फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा, ओके। तो सिंस दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम कैनाल्स ऑफ कैथोड, दे वर टर्म्ड एज अ कैनाल रेज। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात ये थी, ऐसा लग रहा था कि वो एनोड से आ रही है, तो इनको नाम दिया गया एनोड रेज का नाम भी दे दिया गया। इनको क्या नाम दे दिया गया? एनोड रेज का नाम भी दे दिया गया। लेटर ऑन थॉमसन भाई साहब ने
फिर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद यही उन्होंने बोला कि सिंस दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम एनोड और वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो उन्होंने किसने, थॉमसन ने इन रेज का नाम क्या दिया गया, पॉजिटिव रेज भी नाम दे दिया। क्या नाम दिया इनका, पॉजिटिव रेज। और इन पॉजिटिव रेज, दीज पॉजिटिव रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। These positive rays consist of positively charged particles और उन positively charged particles को किसने, हमारे रदरफोर्ड भाई साहब ने, आपने रदरफोर्ड का नाम सुना होगा, रदरफोर्ड ने उन positively charged particles को क्या नाम दिया, प्रोटॉन। रदरफोर्ड ने उन positively charged particles को क्या नाम दिया, प्रोटॉन। और पॉजिटिव रेज किसने नाम दिया, सेम वही थॉमसन नाम दिया। क्लियर है? तो यहां से पॉजिटिव रेज का डिस्कवरी हुआ और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। अब ये जो पॉजिटिव रेज हैं, अब इसके कुछ एक फीचर्स होंगे, ठीक है, वो फीचर हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या है कैसे है। देखो ध्यान से, इसको मिटा रहा हूं एक बार, ठीक है। नंबर 1, जैसे हमने कैथोड रे में पढ़ा था दैट कैथोड रेज जस्ट लाइक लाइट दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो वैसे ही यही जो पॉजिटिव रेज है, यही जो पॉजिटिव रेज है वो भी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो हम क्या लिख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज, या फिर आप क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव रेज बोल सकते हो। मैं एनोड रेज लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्या था कि जस्ट लाइक कैथोड रेज दीज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है, कर लिया। एंड दूसरी बात, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इट्स पाथ, अगर इनके पाथ में एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, सेम वही कहानी, एक शार्प शैडो प्रोड्यूस होता है, जैसे वहां पर किसमें हुआ था, कैथोड रेज में हुआ था। दूसरी बात, ठीक है, जस्ट लाइक कैथोड रेज दे कैन ऑल्सो रोटेट अ लाइट पेडल व्हील। अगर एक लाइट पेडल व्हील हम लोग यहां पर लगा दें इनके पाथ में, तो ये उसको भी क्या कर देंगी, रोटेट कर देंगी। क्या कर देंगी, रोटेट। जिससे क्या पता लगता है, जिससे पता लगता है कि मोमेंटम है, इनमें एनर्जी है यानी, और उसका मतलब क्या है, मास भी है, ठीक है। इससे ये पता, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी पता लगती है। क्या पता लगती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, नंबर 3 क्या है कि दीज रेज ऑल्सो गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक कैथोड रेज, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो ये रेज डिफ्लेक्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोड। अब देखो इससे क्या पता लगता है, अगर ये नेगेटिव की ओर डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव वाली। क्लियर है? कैथोड रेज किसकी ओर डिफ्लेक्ट हो रही थी, पॉजिटिव की ओर डिफ्लेक्ट हो रही थी। ये किसकी ओर डिफ्लेक्ट हो रही है, नेगेटिव की ओर, तो ये कौन सी हुई, पॉजिटिव। कैथोड रेज नेगेटिव की ओर डिफ्लेक्ट हो रही, पॉजिटिव की ओर डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो वो कौन सी थी, नेगेटिव वाली थी। ये बात क्लियर है? ओके, नंबर 4, ठीक है, हीटिंग प्रॉपर्टी होता है इनका, दे ऑल्सो हैव हीटिंग प्रॉपर्टी। अगर इनके बीच में कोई हम लोग एक ऑब्जेक्ट रख देंगे, ऑब्जेक्ट रखने और हमने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ा दिया, वोल्टेज को बढ़ाने से क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट है वो गर्म हो जाएगा। इसका मतलब these rays also have heating properties। ओके, नंबर 5, E by M, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चार्ज बाय मास रेशियो। क्या ये, चार्ज बाय मास रेशियो, कि इनका जो E by M है इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू कैथोड रेज, कैथोड रे पार्टिकल्स, ठीक है, कि कैथोड रे पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स, उनके कंपैरेटिवली इनका जो E by M है बहुत स्मॉल है। अब एक चीज देखो यार कि E by M स्मॉल का होने का मतलब क्या हुआ कि मास बहुत ज्यादा, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, ये वैल्यू पूरी वैल्यू कब आएगी, जब डिनोमिनेटर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब मास ज्यादा है। इसका मतलब कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, कैथोड रे, ये एनोड रे आर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो उनका मास ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब इनका जो मास है किसके कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, कैथोड रे पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। अगली बात,
अगली बात क्या है, सिंपल सी बात कि हमने जैसे पढ़ा कि E बाय एम वैल्यू किसका, कैथोड रेज का, कैथोड रे पार्टिकल का क्या कांस्टेंट होता है सब गैसेस के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर जो E बाय एम वैल्यू है इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। ये एक नई बात आई कि भैया इनका जो चार्ज बाय मास रेशियो है डिफरेंट गैसेस के लिए, उस कैथोड रे ट्यूब के अंदर अगर आप डिफरेंट गैसेस डालोगे, जैसे हमने पहले हाइड्रोजन गैस डाला था, ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन की जगह हीलियम डालो, नियोन डालो, आर्गन डालो, ठीक है, तो डिफरेंट गैसेस के लिए E बाय एम का वैल्यू डिफरेंट होगा। इससे एक चीज पता लगती है, पता क्या लगती है कि ये जो एनोड रेज है, ये जो क्या है एनोड रेज, ये एनोड रेज जो पार्टिकल्स बनेंगे जिनको हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है, ये सभी गैसों के लिए सेम नहीं है, सभी गैसेस के लिए अलग अलग है। लेकिन वो जो कैथोड रे पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो सभी गैसेस के लिए सेम है। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा वो हीलियम के इलेक्ट्रॉन से सेम होगा, वो आर्गन के इलेक्ट्रॉन से सेम होगा, तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव पार्टिकल है H पॉजिटिव, वो हीलियम के पॉजिटिव पार्टिकल से सेम नहीं है। जैसे मान लो हाइड्रोजन का पॉजिटिव पार्टिकल क्या हुआ H पॉजिटिव, जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। हीलियम का क्या होगा, हीलियम का होगा He पॉजिटिव होगा, या फिर क्या होगा He2 पॉजिटिव होगा, कि दो के दो निकालिए, ठीक है ना। अब ये और ये तो दोनों डिफरेंट हुए ना, यही बात थी। अगर ये दोनों डिफरेंट हुए, ठीक है, क्यों डिफरेंट हुए, क्योंकि दोनों का मास में डिफरेंस है। ये तो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, ये न्यूक्लियस है किसका, हीलियम का। तो हीलियम का न्यूक्लियस ऑब्वियसली हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से थोड़ा क्या है, हैवी है, हैवी है, तो मास क्या होगा, ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, तो E बाय एम का वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा। तो डिफरेंट गैसेस के लिए E बाय एम का वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, किसके लिए, पॉजिटिव रेज के लिए। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 आगे डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि ये जो चार्ज देखा गया इनका, किसका, पॉजिटिव पार्टिकल्स का, जिनको हम लोग पॉजिटिव पार्टिकल ही बोलेंगे एक बार, ठीक है। या मेरे को अगर हम लोग उस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेते हैं, अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेते हैं, जो कि किसने लिया, जो कि थॉमसन भाई साहब ने लिया, तो अगर वो हाइड्रोजन गैस लेते हैं, उससे जो पॉजिटिव पार्टिकल बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा, प्रोटॉन बनेगा। वो क्या बनेगा, प्रोटॉन, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब बात यह है कि ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का जो चार्ज जब निकाला गया, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट साइन अपोजिट हो जाता है। क्या, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और वही इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, वही जो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन आगे साइन क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। क्यों, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और प्रोटॉन आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। देखो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना आता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है बात, कोई इशू नहीं है। अब बात आती है मास निकालने की। कहते हैं कि इसका जो मास आता है, मास ऑफ प्रोटॉन है, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। और वही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। अब देखो ये 10⁻28 की रेंज में है, और ये 10⁻24 की रेंज में है, तो इसका मतलब प्रोटॉन का मास इज मच हायर देन दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम लोग देखो मास का रेशियो लें, देखो अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को अगर प्रोटॉन के मास से कंपेयर करें, so the mass of electron upon mass of proton कितना आता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम, और प्रोटॉन का मास कितना है, 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये आता है। तो ये वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1/1837,
It means the mass of a proton is 1837 times greater than the mass of an electron. एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ज्यादा होता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम एक एटम के मास में एक इलेक्ट्रॉन का मास इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं। हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास है वो एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरेटिवली के मास के कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। तो देखो कहां 1837, तो 1837 के कंपैरेटिवली एक को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। दैट्स व्हाई द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसीडर्ड इन द मास ऑफ एन एटम। ठीक है, एटम के मास में किसको लिया जाएगा, सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन को लिया जाएगा और मास ऑफ किसको लिया जाएगा, न्यूट्रॉन को। क्लियर है? अब देखो हमने बोल तो दिया कि यहाँ पे एक प्रोटॉन का मास 1.672 × 10⁻24 ग्राम आता है। जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया गया, जो चार्ज और मास किसका, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स का, वो किसने किया, जे थॉमसन ने किया 1906 में। आप याद रखिए कितने में, 1906 में। मैं एक बार ये मिटा रहा हूं, अच्छे से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट मास एंड चार्ज ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स was carried out by J.J. Thomson in 1906। किसने, J.J. थॉमसन ने, कब, 1906 में किया। एंड ही ऑब्जर्व दैट कि जो चार्ज बाय मास रेशियो है, इसके लिए उसने क्या किया, वो जो कैथोड रे, वो डिस्चार्ज कैथोड रे वाली जो डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें परफोरेटेड कैथोड यूज किया, उसमें थॉमसन भाई साहब ने हाइड्रोजन गैस डाली। कौन सी गैस डाली, हाइड्रोजन, द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो हाइड्रोजन गैस डाली और वो हाइड्रोजन गैस डालने के बाद ही ऑब्जर्व दैट द चार्ज बाय मास रेशियो फॉर हाइड्रोजन गैस कितना आता है, वो आता है 9.579 × 10⁻⁴ कूलम, COULOMB पर ग्राम। अगर हाइड्रोजन गैस लेते हैं उस डिस्चार्ज ट्यूब में और फिर चार्ज बाय मास रेशियो जो ऑब्जर्व करते हैं वो कितना आता है, 9.579 × 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम में। अब देखो ध्यान से कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो ई चार्ज है किसका, पॉजिटिव पार्टिकल का, वो चार्ज कितना आता है, उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, लेकिन साइन अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, इस पे होता है पॉजिटिव। तो ई का वैल्यू कितना आपके पास, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। अब आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए सिंपल, ये 1, ये नंबर 2, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड 1/2 कितना जाएगा, E/m/E। क्या जाएगा, E/m/E। अब 1 को 2 से डिवाइड करें, 2 को 1 से डिवाइड करें, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे लोग, डिवाइड 2/1 क्या जाएगा, E/E/m। ठीक है, E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, m ऊपर चला जाएगा, डन। ओके, E कितना है, प्लस का है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स अपॉन E/m कितना है, 9.579 × 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम ऊपर चला जाएगा। अब देखो ध्यान से कि 10⁻⁴ ये 4 है, ये ऊपर है -19, ये 4 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, -4 -19 एंड -4 कितना हो जाएगा, 10⁻23 10⁻23 क्या बचेगा, ग्राम। अब ये 1.6 है, ये है 9.57, मैं अप्रोक्सीमेटली 9.6 बोल सकता हूं। तो 1/6 आ जाएगा, 1/6 आएगा तो 0.166, तो कुछ ऐसा जाएगा। तो 0.16 को थोड़ा आगे मैं लिखूं, साइंटिफिक में लिखूं, तो ये हो जाएगा आपका 1.672। अब देखो 0.16 आना था, मैंने लिखा 1.6, तो मैं क्या काम करूंगा, एक 10⁻⁻ कर दूंगा, तो वैल्यू कितना जाएगा, 1.672 × 10⁻24 ग्राम। सो द मास ऑफ किसका, अगर हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो वहां पे पॉजिटिव पार्टिकल कौन बनेगा, प्रोटॉन बनेगा। सो द मास ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा, 1.672 × 10⁻24 ग्राम आएगा। अच्छे से कर लीजिए। ये E/m वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये हम लोग मलिकन्स के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे आगे।
टिल देन एक बात इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई वी डू नॉट कंसीडर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मास ऑफ एटम। एटम के मास में इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग लेते नहीं है क्योंकि बहुत कम है। इसको लेते हैं सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही लेते हैं। ये कहानी क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे क्या चलते हैं कि ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स को नाम दिया क्या, प्रोटॉन, किसने नाम दिया? पॉजिटिव पार्टिकल को प्रोटॉन का नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। किसने दिया? रदरफोर्ड ने। ठीक है, चलो ये सारा कहानी कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906। बट उससे पहले थॉमसन भाई साहब ने किसका डिस्कवरी कर लिया था? इलेक्ट्रॉन का। ओके, अब क्या था उस टाइम एक साइंटिस्ट लोगों में होड़ मची थी कि एटम का मॉडल प्रेजेंट कौन करे। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, इससे पहले की बात बता रहा हूं, ये तो 1906 की है, मैं अब आपको 1904 की बात बता रहा हूं, यानी 2 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, किसने? थॉमसन भाई साहब ने किया। तो उन्होंने तुरंत आनंद फानंद में, जल्दी में, देखो जल्दी का काम शैतान का होता है, काम शुरू करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, तो जल्दी में उन्होंने एटम का एक मॉडल प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। कब दिया उन्होंने? 1904 में। ये जो बात थी वो कब की थी? 1906 की थी। ओके, तो 1904 की बात है। क्या लिख रहा हूं मैं? जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। कब की बात है? 1904 की बात है। तो थॉमसन ने अपना मॉडल एटम प्रेजेंट किया। ठीक है, किसकी डिस्कवरी के बाद? इलेक्ट्रॉन की। क्या बोला कि जो एक एटम होता है, इट इज लाइक ए स्फीयर, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एम्बेडेड। ओके, ये मॉडल था थॉमसन का एटम का। गर्मी का सीजन है, ठीक है, वाटरमेलन आ रहा है, तो वाटरमेलन आप लोग खा रहे हो, तो वाटरमेलन में आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि उस वाटरमेलन में जो सीड्स हैं वो एम्बेडेड है। इफ यू कंसीडर दोज सीड्स एज इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप वाटरमेलन के सीड को इलेक्ट्रॉन एक बार अज्यूम कर लो, ठीक है, तो वाटरमेलन का जो शेप स्फेरिकल अज्यूम कर लो, तो इसका मतलब वो एटम का शेप हो गया। तो क्या मैं उस एटम के शेप को, एटम के मॉडल को वाटरमेलन मॉडल बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो थॉमसन मॉडल को हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं। फिर इसको एक नाम और भी दे सकते हैं, क्या? प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग मॉडल। आपने पुडिंग खाया होगा, ठीक है, उसके अंदर प्लम्स है, वो भी क्या है? एम्बेडेड है, तो प्लम पुडिंग भी बोल सकते हैं, या फिर रेजिन पुडिंग भी बोल सकते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल। ठीक है, देखो पहले तो मैं आपको बता दूं ये मॉडल फेल हो गया। क्यों हो गया वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मान लो कि अगर ये मॉडल फेल नहीं होता तो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? एन एटम इज लाइक ए वाटरमेलन। कॉमेडी वाली बात हो जाती है वो तो। एन एटम इज लाइक ए प्लम पुडिंग, एन एटम इज लाइक ए रेजिन पुडिंग। ठीक है, चलो, तो ये मॉडल जो था थॉमसन ने दिया था, उसको हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग भी बोलते हैं, रेजिन पुडिंग भी बोलते हैं। वो क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन एन एटम। ठीक है, अब इस जैसे ही ये मॉडल आया, फेल हुआ। कैसे फेल हुआ? इसे कुछ एक ड्रॉबैक्स आए, इसे कुछ क्या है? ड्रॉबैक्स आए। ड्रॉबैक्स ऑफ किसके? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। नंबर 2, ठीक है, ये मॉडल है वो स्टैटिक मॉडल है। सबसे पहले तो कौन सा मॉडल है? स्टैटिक मॉडल है, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड एंड इलेक्ट्रॉन्स का कोई मूवमेंट नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, और जो चार्ज पार्टिकल होगा उसका तो मूवमेंट होगा, लेकिन इस मॉडल में तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी बताया, यानी स्टैटिक मॉडल हुआ। सबसे पहला तो रीजन फेलियर का यही हो गया। सबसे पहले तो रीजन फेलियर का यही हो गया। ओके, नंबर 2, ठीक है, ये मॉडल एटम की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब नहीं करता। दिस मॉडल डज नॉट डिस्क्राइब ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। तो ये वैसे फेल हो गया। ठीक है, ओके,
तो अब नंबर 3, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मास ऑफ एन एटम इज इवनली स्प्रेड ओवर द सरफेस, ओवर द एटम, कि एक एटम का पूरा मास है इवनली स्प्रेड है पूरे पे, तो पॉसिबल नहीं है, कैसे? ठीक है, तो ये एक रीजन फेलियर का हो गया। नंबर 4, दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। मैं लिख देता हूं कि दिस मॉडल डजंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। अगर एक एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए तो फिर वो क्या मॉडल? थर्ड पॉइंट क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मास ऑफ एटम इज इवनली स्प्रेड ओवर इट। इवनली स्प्रेड था, अब ये पॉसिबल नहीं कि इवनली स्प्रेड हो जाए, ठीक है ना? ओके, स्टैटिक मॉडल था। सेकंड, इट डज नॉट रिप्रेजेंट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। एक एटम की प्रॉपर्टी बताता ही नहीं, इसलिए ये मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। ओके, अब जहां फेल होगा वहीं पे दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा। इसके बाद क्या हुआ? हमारे रदरफोर्ड भाई साहब ने किसके बारे में बताया? 1911 में, 1911 में। किसने? रदरफोर्ड ने। देखो 1911 में किसके बारे में बताया आपको? प्रोटॉन के बारे में बताया। किसके बारे में? प्रोटॉन। और वो एक एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे। आप सबने शायद 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी हुआ किसका? न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस का डिस्कवरी होते ही धज्जियां उड़ गई इस मॉडल की। क्यों? इस मॉडल में न्यूक्लियस नाम की कोई चीज ही नहीं है। इन्होंने तो बोला कि मास तो पूरे के पूरे एटम पे इवनली स्प्रेड है, लेकिन मास क्या होता है? न्यूक्लियस सेंटर में होता है। क्या होता है? सेंटर में। तो ये मॉडल फेल हुआ। रदरफोर्ड भाई साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या नाम था उस एक्सपेरिमेंट का? रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चलो पढ़ डालता है इसको भी। ये रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? हालांकि आपने पढ़ा है 9th 10th में, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, मजा आएगा। देखो, ठीक है, क्या था? क्या लिख रहे हैं हम लोग? रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ब्रीफ में बता रहा हूं मैं एक्चुअली क्या है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए अल्फा रे मींस अल्फा रे पार्टिकल्स। तो ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अब हीलियम, मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम बताया था। हीलियम का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? He एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास नंबर 4 है। ठीक है, अब ये 2 क्या है? नंबर ऑफ, अब देखो न्यूट्रल एटम है तो ये 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये आपका क्या बन जाएगा? He2+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? He2+। अब ये 2+ शो करता है कि इसके दो के दो इलेक्ट्रॉन चले गए, लेकिन 4 है उसमें अभी भी मास है, यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन अभी भी है। तो ये He2+ है। इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल? एन अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ठीक है, ओके। अब रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या काम किया? एक सोर्स लिया, जिस सोर्स से क्या जनरेट होते हो? अल्फा पार्टिकल्स जनरेट होते हो। ठीक है ना? ओके। अब उन्होंने एक बहुत ही थिन मेटल फॉइल ली, गोल्ड फॉइल, थिन और वेरी थिन गोल्ड फॉइल ली, और इस गोल्ड फॉइल के अराउंड उन्होंने एक स्क्रीन ली, और इस स्क्रीन को उन्होंने कोटेड कर दिया किससे ऊपर? फ्लोरेसेंस जिंक सल्फाइड। इसके ऊपर कोटिंग किसका कर दिया उन्होंने? जिंक सल्फाइड का। यानी इन्होंने ये एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन बना दिया इसको। ये लो, अब
फ्लोरेसेंस स्क्रीन बनाने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो वहां पर क्या फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा। ओके, अब इस सोर्स को, ये लेड प्लेट है मान लो, इसके थ्रू से पास कर रहे हैं। ओके, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, ओके। अब देखो हुआ क्या इस एक्सपेरिमेंट में, देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ऑब्जर्वेशन कि क्या क्या ऑब्जर्व हुआ, और उन ऑब्जर्वेशन के आधार पे उनके ऊपर बाद में हम लोग कंक्लूजन पे जाएंगे कि ये ऑब्जर्व हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है। तो पहले ऑब्जर्वेशन देखो क्या है कि जब ये सोर्स किसका है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स went straight. Most of the alpha particles they went straight. अब देखो ये गोल्ड फॉइल है, थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक किए तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? पहला ऑब्जर्वेशन ये हुआ दैट द मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, कितने? 99.9% of alpha particles they went straight without any deflection. कुछ डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, स्ट्रेट चले गए। ओके ओके, अब देखो ऑब्जर्वेशन पे मैं कंक्लूजन पे आ जाता हूं कि अगर मोस्ट ऑफ दी, देखो आप गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हो। जैसे मान लो मेरे सामने यहाँ पे दीवार है, ठीक है, उस दीवार पे देखो मेरे पास एक बॉल है। जैसे मान लो मेरे पास एक बॉल है, अगर इस दीवार पे ये मान लो ये अल्फा पार्टिकल है और वो जो दीवार है वो मान लो गोल्ड फॉइल है। अगर मैं इस अल्फा पार्टिकल को इस गोल्ड फॉइल पे क्या करूंगा? स्ट्राइक करूंगा, तो मेरे सामने क्या हो रहा है? ये देखो बाउंस बैक हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वापस आ गया। इसका मतलब ये बॉल सॉलिड थी। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ उल्टा ही हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब एक हुआ दैट द मोस्ट ऑफ द रीजन, REGION, रीजन, क्षेत्र, मोस्ट ऑफ द रीजन इनसाइड एन एटम, ये गोल्ड फॉइल किसकी बनी है? गोल्ड एटम्स की बनी है। मोस्ट ऑफ द रीजन इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, खाली था, तभी तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के अल्फा पार्टिकल कहां चले गए? स्ट्रेट चले गए। ठीक है, तो इससे एक चीज पता लगी कि एटम में मोस्ट ऑफ दी जो पार्ट होता है, मोस्ट ऑफ दी रीजन क्या होता है? एम्प्टी होता है। कितना? 99.9% तक। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था, उससे कंक्लूजन निकला। अब दूसरा देखो, दूसरा ये आया कि a few alpha particles they got deflected through small angle। अब देखो ये मान लो थीटा हो गया, ठीक है, थोड़े थोड़े अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए थ्रू स्मॉल एंगल्स। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये डिफ्लेक्ट कैसे हो गए? अब देखो यहां पर आते ही मुझे बचपन याद आ जाता है क्रिकेट का। आप सब खेलते भी होंगे शायद क्रिकेट, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि बॉलर बॉलिंग कर रहा है और वो बॉल को आप मान लो अल्फा पार्टिकल है, आपके हाथ में बैट है, आपके हाथ में क्या है? बैट। तो कई बार क्या होता है कि वो बैट को मान लो आप क्या, ये गोल्ड फॉइल मान लो, ठीक है, ओके, और वो बॉल को क्या मान लो? अल्फा पार्टिकल। अब जैसे ही बॉलर ने बॉल किया और आपने जोर से शॉट लगाया, ठीक है, कहां पे? स्ट्रेट में, और आपकी नजरें स्ट्रेट में है, लेकिन पता चला कि बॉल कहां चलेगी? बॉल इस साइड में चलेगी। ठीक है, अब इस साइड में जाने का मतलब क्या हुआ कि वो जो बॉल थी वो बैट के एज पे टच किया होगा। कहां पे टच किया होगा? एज पे। एज पे टच करने के बाद क्या हो गई? इट गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल। ओके, तो अगर इफ सम अल्फा पार्टिकल्स दे गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, इट मींस देयर इज समथिंग इनसाइड एन एटम, कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ है, तभी तो वो डिफ्लेक्ट हुआ ना। किसी चीज से स्ट्राइक करेगा तभी तो डिफ्लेक्शन आएगा, अगर स्ट्राइक नहीं करेगा तो डिफ्लेक्शन कहां से आएगा? इट मींस इफ सम अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, इट मींस देयर इज समथिंग इनसाइड एन एटम। और रदरफोर्ड भाई साहब ने उस समथिंग को नाम दे दिया किसका? न्यूक्लियस का। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये एटम के सेंटर में है, और जो चीज सेंटर में होती है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो बायोलॉजी में सेल,
सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? समथिंग व्हिच इज इनसाइड, व्हिच इज सेंटर, व्हिच इज इन सेंटर। तो उन्होंने क्या बोला? इफ सम अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, इट मींस देयर इज समथिंग इनसाइड द सेंटर ऑफ एन एटम एंड रदरफोर्ड नेम्ड दैट सेंटर एज अ न्यूक्लियस। गॉट इट? ओके, अब ऑब्जर्वेशन भी हो गया और कंक्लूजन भी निकाली हमने, ठीक है? तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजंस, ठीक है? दूसरा हो गया। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में क्या किया? ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक। ये तो मजे वाली बात हो गई, रिटर्न बैक। अरे कोई स्ट्राइक करके वापस आ जाए, एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक। इट मींस जो सेंटर है, जो न्यूक्लियस है, वो भैया एक बहुत ही रिजिड बॉडी है, ठीक है? अब देखो, नॉर्मली आपने 9th या 10th में ही पढ़ा होगा, लेकिन बात यह है कि सर डिफ्लेक्ट क्यों हुआ? डिफ्लेक्ट इसलिए हुआ कि अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। मैंने क्या बोला? लाइक रिपेल्स। ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। तो दो लाइक जब आपस में क्लोज आएंगे तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यहां पर ये एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, क्यों? रिपल्शन हुआ। लेकिन जब वो बिल्कुल सेंटर में लगेगा तो जबरदस्त फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी और 180 डिग्री एंगल पे अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाउंस बैक। फिर एक चीज माइंड में और आती है कि सर कैसे पता लगा कि जो अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो गया या डिफ्लेक्टेड हो गया? मैंने क्या बोला? क्या लगाया यहां पे? जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई है। तो जहां जहां पे ये पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा, वहां पे ग्लो प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? अब देखो, बार बार ग्लो मान लो यहां प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट। थोड़ा थोड़ा ग्लो यहां प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब a few got deflected। और पीछे भी तो एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई जा सकती है, लगाई जा सकती है ना? ओके, अब देखो, पीछे अगर एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी और यहां पर भी बीच बीच में ग्लो प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब क्या है? a few got deflected through 180 डिग्री एंगल। इसका मतलब एक रिजिड बॉडी है। क्यों? न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, अल्फा पार्टिकल वो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो सेम चार्ज के होगा क्या? जबरदस्त फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो बाउंस बैक होगा थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। इट मींस अ वेरी फ्यू, क्या लिखा मैंने? ए वेरी फ्यू, 1 आउट ऑफ 20,000, कि 20,000 में से कोई 1 अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक आ जाता है, ठीक है? रिटर्न बैक थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ओके, एंड इट कंक्लूड्स दैट न्यूक्लियस इज अ वेरी रिजिड बॉडी, ठीक है? तो यहां से डिस्कवरी किसका हुआ? न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ। अब आपके माइंड में कभी यह क्वेश्चन किया जाए कि सर रदरफोर्ड का जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। बस फिर तो बात क्या थी? न्यूक्लियस का डिस्कवरी कर लिया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी थॉमसन भाई साहब पहले ही कर चुके थे, ठीक है? और उसके बाद प्रोटॉन का भी डिस्कवरी हो चुका था 1906 में, बताया था ना? ओके, अब ये सब हुआ तो रदरफोर्ड भाई साहब लग गए क्या? एटम का मॉडल प्रेजेंट करने के लिए। और उनका एटम का जो मॉडल था, मैं बता दूं, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, तो रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल प्रेजेंट किया किसका? एटम का, वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किसका डिस्कवरी हुआ? न्यूक्लियस का। सो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस गोस टू रदरफोर्ड। और प्रोटॉन का डिस्कवरी भी किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसको जाता है? थॉमसन को जाता है। तो अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं? रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या बोला कि एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, एक एटम में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस में टोटल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि टोटल जो पॉजिटिव चार्ज वो कहां होगा? न्यूक्लियस में होगा, ठीक है ना? और उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इस
न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। फिर उसने ये बोला द मास ऑफ एन एटम इज द मास ऑफ न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास की कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास को नेग्लिजिबल मान लेते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि एक एटम एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, एंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वे लाइक प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कि जो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड, सन को आप न्यूक्लियस मान लीजिए और वो प्लैनेट्स को आप इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए, तो एज दीज प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन आवर सोलर सिस्टम, दैट्स हाउ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो उन्होंने ये एटम का मॉडल प्रेजेंट कर दिया। कुछ टाइम तक ये अच्छा भी लगा, क्यों? क्योंकि ये सोलर सिस्टम से मैच करता था, ठीक है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई। और धीरे धीरे क्या प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई कि कैसे ये रदरफोर्ड का भी मॉडल फेल हो गया। एक साइंटिस्ट आया नील्स बोर, क्या किया इन्होंने, कैसे किया, क्या पॉइंट्स दिए जिससे ये मॉडल फेल हुआ, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है, इसको एज ए कहानी लीजिए कि एज ए स्टोरी है, पहले ऐसे हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे, हाँ आपके क्लास 11 के एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, लेकिन कंपटीशन में इतने ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नहीं आते इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इसके बारे में नॉलेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक है, ठीक है। एबीसीडी नहीं आएगी तो अपन हायर वर्ड्स कैसे बनाएंगे? तो आप इसको अच्छे से एक बार पढ़िए, बड़ा एंटरटेनिंग वे में पढ़िए, एंजॉय करके पढ़िए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हुआ, कैसे हुआ। थैंक यू सो मच।